Hello students and welcome to our channel Yasir Ali Classes. So student, today we are going to do the 5th chapter of Flamingo and the name of the chapter is Indigo. Okay. And this chapter, this story is written by Louis Fisher. The name of the author is Louis Fisher. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी है हमारी ये खुद लुइस फिशर के बुक से ली गई है एंड द नेम ऑफ द बुक वाज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ओके, तो ये उस बुक से एक पार्ट है, एक स्टोरी है जहाँ से एक्चुअली ये गांधी जी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. स्टोरी में आपको पता चलेगा कि ये उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था और ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ उन्हें ये पता चला कि अब उन्हें इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना होगा. लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट this thought came in his mind that now they all should fight for independence. Okay, so I'm going to explain you that what is this story all about. Okay, let me clear you the topic, the name of the lesson. As I said, the name of the lesson is indigo. यहाँ पे indigo एक प्लांट है. ओके, बेसिकली दिस इज अ क्रॉप एंड ये क्रॉप ब्लू कलर का होता है, इससे ब्लू कलर प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, तो ये सारा स्टोरी इसके इर्द गिर्द और एक जगह है चंपारण, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है. ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ओके, तो बात है 1916 की, दिसंबर 1916. ओके, लेट मी राइट 1916 and it was December. Okay, गांधी जी वॉज एट लखनऊ. उस टाइम पे गांधी जी लखनऊ गए हुए थे फॉर अ मीटिंग. उस वक्त इंडियन कांग्रेस पार्टी का एक मीटिंग चल रही थी, वो उसकी कन्वेंशन के लिए लखनऊ गए थे. ओके, एंड दैट टाइम a peasant, okay, a peasant is known as a farmer, like उसे ही farmer कहा जाता है. तो वो वहाँ लखनऊ आता है गांधी जी से मिलने के लिए. तो जब वो वहाँ आता है तो वो अपना इशू बताता है उन्हें. वो बहुत परेशान था, वो चंपारण से आया था. नाउ चंपारण इज अ मेन प्लेस हियर इन दिस स्टोरी. ओके, तो चंपारण एक जगह है जो कि बेसिकली एंशंट के हिसाब से वो जो एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली ये इट वाज एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय नियर नेपाल. ओके, और अगर देखा जाए तो ये बिहार में पड़ता है, लेकिन बिहार आपको पता है ये नेपाल से करीब है. तो बेसिकली ये बिहार का एक एरिया है चंपारण. ओके, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी उस वक्त. यहाँ के लोग बहुत गरीब थे, ज़्यादातर सारे लोग फार्मर थे. ओके फाइन. तो 1916 की बात है कि दिसंबर में जब वो लखनऊ में थे, वो इंडियन कांग्रेस पार्टी की मीटिंग अटेंड कर रहे थे फॉर इट्स कन्वेंशन. एक मीटिंग हेल्ड हुआ था और वो उसे अटेंड करने गए थे. तो ये फार्मर वहाँ आता है और वो रिक्वेस्ट करता है गांधी जी से मिलने का, और वो अपने इस इशू के साथ आया था. एंड व्हाट वाज द इशू ये मैं डिस्कस करूँगी आगे डिटेल में. तो फिलहाल वो गांधी जी से मिलता है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चंपारण चले. ठीक है, तो गांधी जी उस दौरान काफ़ी बिजी थे. वो उसकी बात सुनते हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं एंड देन वो उससे कहते हैं कि फ़िलहाल उनके कुछ कमिटमेंट्स हैं. उन्होंने ऑलरेडी किसी को टाइम दिया हुआ है, उन्हें अभी कहीं अहमदाबाद में एक मीटिंग थी वो अटेंड करना है. उसके बाद उन्हें कोलकाता जाना. लाइक दैट टाइम इट वाज कैलकाटा, नाउ वी से इट कोलकाता. तो कैलकाटा में उनकी एक मीटिंग है ऑन सच एंड सच डेट. तो वो कई दिनों तक वो फार्मर, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला. ये आपके बुक में आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो लेट मी राइट हिज नेम, राजकुमार शुक्ला. ओके, ये उनसे मिलने आया था. ओके, तो ये कई दिनों तक गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ता है.
कई हफ्तों वो उनके साथ घूमता रहता है, जहाँ जहाँ वो अपनी मीटिंग अटेंड करने जाते थे वो साई की तरह उनके पीछे था कि बस वो उनको अपने साथ लेकर ही जाएगा चंपारण। तो उसका ये डिटर्मिनेशन देख कर, उसका ये डेडिकेशन देख करके गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो उसके साथ जाएंगे। एंड वो बेग करता है गांधी जी से कि वो एक डेट फिक्स कर दे कि वो किस दिन उसके साथ चलेंगे। तो उससे गांधी जी कहते हैं कि ऑन सच एंड सच डेट मेरी मीटिंग है कैलकाटा में और मैं तुम्हें इस जगह पे मिलूंगा, तुम वहाँ आ जाना। ठीक है, बात तय हो गई। गांधी जी के अकॉर्डिंग वो उस दिन वहाँ पे पहुँच गया और वैसा ही हुआ। गांधी जी अपनी मीटिंग अटेंड करके बाहर निकले और वो उसको उसी जगह पे मिले जहाँ उन्होंने उसे बुलाया था। एंड देन दे बोर्डेड द ट्रेन, दे बोर्डेड द ट्रेन फॉर पटना। फिर वो पटना बिहार में है, आपको पता है, तो वो पटना जाते हैं, फिर वहाँ से चंपारण के लिए निकलते हैं। ठीक है, तो चंपारण में बेसिकली वहाँ जाने से पहले वो पेजेंट, वो जो फार्मर है, वो उन्हें लेकर जाता है एक लॉयर के घर, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इजंट इट। तो वो उनके घर उसे लेकर जाता है। तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर पर नहीं थे, ही वॉज आउट ऑफ द टाउन। और उनके जो सर्वेंट थे घर पे, तो वो उस फार्मर को जानते थे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो कई दफ़ा उनके घर आ चुका था पहले भी। तो सर्वेंट को लगा कि ये तो आता रहता है अक्सर, हमारे सर को परेशान करता है, हमारे सर यानी हमारे मालिक को परेशान करता है, और आज भी ये किसी नए आदमी के साथ आया है। वो लोग गांधी जी को पहचान नहीं पाते हैं, वो गांधी जी से कभी नहीं मिले हैं, क्योंकि गांधी जी जब वहाँ जाते हैं तो वो इतने ऑर्डिनरी सिंपल से ड्रेस में थे कि वो लोग देख के धोखा खाते हैं कि ये भी इसी की तरह कोई फार्मर है, ये भी इसी की तरह कोई लाइक गरीब है, वहीं से आया है अपने किसी इशू के साथ। ठीक है, और ये समझ करके यहाँ पे एक और इशू का जिक्र हुआ है स्टोरी में कि गांधी जी को कुएं से पानी निकालना था एंड दे डिडंट अलाउड देम। ओके, वो सर्वेंट उन्हें अलाउ नहीं करते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अनटचेबिलिटी वाली बात आ जाती है कि ये पॉल्यूट हो जाएगा। तो गांधी जी इस चीज़ को भी नोटिस करते हैं, लेकिन फिलहाल वो उस वक्त इस चीज़ पे बहस नहीं करते। ठीक है, तो इसके बाद फिर वो जब ये देखते हैं कि इस तरह का इनजस्टिस हो रहा है इन फार्मर के साथ, अब मैं ये इशू आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज़ दिस ऑल इशू, उस फार्मर के साथ क्या मसला था, वो किस प्रॉब्लम के साथ आया था। एंड स्टूडेंट, आपको ये इशू समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप गौर करिएगा। चंपारण जो जगह है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, इसके बहुत सारे जो लैंड्स हैं वो अरेबल लैंड्स हैं। अरेबल का यहाँ मतलब हुआ, लाइक आई एम गोइंग टू राइट इट, ओके। अरेबल लैंड का मतलब यहाँ हुआ है कि गुड फॉर क्रॉप, ओके, यानी कि क्रॉप्स के लिए ये लैंड बहुत सूटेबल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत आसानी से क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। तो ये जो लैंड है ये बहुत बड़ा लैंड है, और फिर इन लैंड्स का डिवीजन हुआ है एस्टेट्स में। तो आई राइट हियर एस्टेट्स। ये एक बड़े लैंड को आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े में, या एक पोर्शन आप बता लीजिए कि इसका डिवीजन किया गया स्टेट्स में। ठीक है, स्टेट्स फिर वही हो गया कि किसी भी बड़े हिस्से को आप उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको आप दे देते हैं किसी और को कि आप इसमें कल्टिवेशन करो, और फिर रेंट के तौर पे आप उससे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। तो बेसिकली ये जो लैंड था सारा, इट वॉज ऑक्यूपाइड बाई, ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ये पूरा लैंड इट वॉज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। ओके, तो ये सारा लैंड इंग्लिशमैन ने ओन किया हुआ था। लेकिन इस जो पोर्शन में, ये जो एस्टेट्स हैं यहाँ पे जो डिवाइडेड है, इसमें वर्क करते थे इंडियन टेनेंट्स। ओके, इंडियन फार्मर यू कैन से। सो इसमें इंडियन टेनेंट्स वर्क करते थे। फाइन स्टूडेंट,
अब इसका हिसाब किताब क्या था, यहाँ का जो मेन क्रॉप था वो था इंडिगो। सो दिस वॉज द मेन क्रॉप जो कि वहाँ पे उगाया जाता था, ठीक है। और एक बहुत पहले, बहुत टाइम पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि ये जो पूरा लैंड है इंग्लिशमैन का, ये इंडियन टेनेंट्स को दिया गया है और इन्हें अपने लैंड में 15% इंडिगो क्रॉप एज ए रेंट इन्हें पे करना पड़ता था इंग्लिशमैन को, लाइक वहाँ के लैंडलॉर्ड को, लैंड ओनर को, ठीक है। तो मेन यहाँ पे था, ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट यू कैन से। तो 15% ऑफ क्रॉप जो वो उगाते थे, जो भी उगाते थे, उसमें 15% ऑफ क्रॉप उन्हें एज रेंट पे करना पड़ता था, ठीक है। एंड दिस वाज लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इट्स बेटर इफ आई राइट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी साइन हुआ था, दिस इज ए, उस टाइम पे, काफ़ी टाइम पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप था जो वहाँ पे उस टाइम पे इसकी खेती की जाती थी, ये उगाया जाता था। लेकिन होता क्या है, आफ्टर सम टाइम इंग्लिशमैन दे केम टू नो कि जर्मनी, ठीक है, दे स्टार्टेड, उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने निकाला सिंथेटिक क्रॉप, सिंथेटिक इंडिगो वो उगाने लगे। लाइक बेसिकली इंडिगो क्या है, एक फसल है जिससे वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो उन्होंने सिंथेटिक कलर निकाल लिया। तो जब इंग्लिशमैन को ये पता चलता है कि अब तो जर्मनी ने ये सिंथेटिक क्रॉप निकाल लिया है, तो अब उन्हें इस इंडिगो की ज़रूरत नहीं है फॉर द कलर, तो वो क्या करते हैं, ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच कि 15% ऑफ क्रॉप उन्हें एज रेंट पे करना पड़ेगा, वो इस बिल को, इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए वो बहुत हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं टेनेंट्स को एज कंपनसेशन, ठीक है। तो दे आस्क फॉर ह्यूज अमाउंट जो कि ये फार्मर्स पे नहीं कर सकते थे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, उस वक्त तक डेवलप कर लिया था। सो सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड, फाइन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि इसका जो मेन पूरा इशू था चंपारण का, वहाँ के फार्मर्स का, वो क्या था। मैं एक बार फिर ये रिपीट कर दूंगी कि बेसिकली यहाँ के जितने भी लैंड थे वो इट वाज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। और फिर आप देख सकते हैं कि ये स्टेट्स में, ठीक है, इसके डिवीजन हुए हुए हैं स्टेट्स में, जो कि इंडियन टेनेंट्स को दिया गया है फॉर फार्मिंग। एंड व्हाट इज द मेन क्रॉप हियर, इंडिगो। They do the cultivation of this crop. This is the main crop over here which is grown यहाँ के लैंड पे। और यहाँ के इंग्लिशमैन को वो रेंट के तौर पे क्या देते हैं, 15% ऑफ क्रॉप, यानी कि वो उतने लैंड में सिर्फ इंडिगो ही ग्रो करते हैं और वो पूरा का पूरा जितना भी क्रॉप उसमें होता है वो अपने लैंडलॉर्ड को देते हैं। लेकिन और ये क्यों देते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच साइन हुआ है। लेकिन जब जर्मनी ने ये सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया और इन्हें पता चल गया कि अब इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस इंडिगो की ज़रूरत नहीं है, तो व्हाट दे डिड, दे वांटेड टू कैंसिल, दे जस्ट वांटेड टू, इस एग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए दे जस्ट वांटेड टू कैंसिल दिस कॉन्ट्रैक्ट, एंड फॉर दिस दे चार्ज्ड ह्यूज अमाउंट टू दीज टेनेंट। अब ये इट वॉज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये इन्हें एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि इनका कोई खुद का नुकसान भी ना हो और इन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए।
तो कुछ तो जो इलिटरेट फार्मर थे जिन्हें कुछ भी नहीं पता था वो साइन करने के लिए तैयार हो गए इस बिल को, लेकिन कुछ जिन्हें थोड़ा बहुत समझ था, थोड़ी बहुत नॉलेज थी इन चीज़ों की, जैसे कि राजकुमार शुक्ला, तो वो इसके अगेंस्ट गए, और इनके साथ कुछ और भी थे जो इसके अगेंस्ट थे। एंड देन फिर राजकुमार शुक्ला पहुंचता है गांधी जी के पास, जो मैंने आपको बताया कि वो लखनऊ में थे, और ये पहुंचता है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। तो ये इस इश्यू को लेके पहुंचता है गांधी जी के पास कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हमारा साथ दें और हमारी हेल्प करें। उसको ये यकीन था, उससे ये भरोसा था कि गांधी जी ही वो हैं जो इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से इन सबको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पूरा इशू था। ओके फाइन, अब मैं आपको आगे बताती हूँ स्टोरी के आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चंपारण पहुँचते हैं, लेकिन इन्हें गांधी जी को इसके बारे में, इस पूरी चीज़ के बारे में, इस पूरे इशू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कलेक्ट करना था। तो ये क्या करते हैं, ये पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं। पहले मैंने आपको वो किस्सा तो बता दिया कि वो राजेंद्र प्रसाद से मिलने गए, लेकिन वो आउट ऑफ टाउन थे, तो वहाँ से उनके सर्वेंट्स ने उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं किया और वहाँ से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद वहाँ से वो वापस नहीं आते हैं, वो जाते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में उनके फ्रेंड थे JB कृपलानी। ओके, आप अपने टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वो JB कृपलानी के पास जाते हैं, और उन्होंने पहले ही उन्हें टेलीग्राम भेज दिया था कि दैट ही विल कम ऑन सच एंड सच डेट। तो वो स्टेशन पे अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ उनको वेलकम करने के लिए आए हुए थे। फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो वो ये पूरा इशू बताते हैं चंपारण का और वहाँ के टेनेंट्स का, फार्मर का, एंड वो उनसे डिस्कस करते हैं। तो फिर उन्हें JB कृपलानी और फिर वहाँ एक और फ्रेंड थे उनके जानने वाले, तो वो उनके पास भी जाते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। फिर वहाँ के लॉयर्स, वहाँ के कुछ लॉयर्स जो ऑलरेडी यहाँ के टेनेंट्स का, यहाँ के फार्मर्स का केस हैंडल कर रहे थे, वो उनसे मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब वो उन लॉयर्स से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ के लॉयर्स इन फार्मर्स से इतना ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं टू हैंडल दिस केस एंड टू प्रेजेंट दिस केस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, कि दिस वाज अनदर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वो बताते हैं कि ये फार्मर दे आर ऑलरेडी फियर स्ट्रिकन। ओके, यानी कि मतलब ये हुआ कि दे आर ऑलरेडी अफ्रेड, वो इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कोई कौन, बाहर से कौन आएगा इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अभी भी इंडिया तो ब्रिटिश रूल के अंडर था, और जब इंडियंस ही ऐसा काम करेंगे दूसरे इंडियन के साथ तो हु एल्स इज गोइंग टू हेल्प देम एंड सपोर्ट देम। तो वो फिर पेजेंट से कहते हैं कि अब मैं ये बात समझ चुका हूँ कि ऐसे केस के लिए कोर्ट में आने का कोई फायदा नहीं, इट्स यूजलेस टू कम हियर। इन्हें सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इनसे हैवी अमाउंट लिया जाएगा और केस चलता रहेगा, सोल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद फिर वो वहाँ से, मुजफ्फरपुर से, वो एक और प्लेस है, आप पढ़ेंगे, तिरहुत, ठीक है, वो वहाँ जाते हैं टू टॉक टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड का, जो चंपारण के लैंडलॉर्ड है, इंग्लिश मैंने इसका जो हिसाब किताब जिनके पास है, वो उनसे मिलते हैं, वहाँ के ऑफिसर्स से, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल व्हाट इज़ दिस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल अबाउट, ये क्या है, कितने टर्म के लिए है, किस बेसिस पे हुआ था। लेकिन वो ये सारे फैक्ट कलेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वहाँ के ऑफिशियल इन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, रादर ये उन्हें धमकी देके, धमकी भी नहीं, एक तरह से ये उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ही इज़ एन आउटसाइडर एंड इसलिए वो इनके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। जिस बात पे गांधी जी उन्हें जवाब देते हैं कि वो आउटसाइडर नहीं है, वो एक इंडियन है, दे आर द आउटसाइडर, फाइन, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो पहुंचते हैं मोतिहारी, ठीक है, मोतिहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण, ये चंपारण का कैपिटल है, तो आई राइट हियर मोतिहारी। ये यहाँ पहुंचते हैं। जब ये यहाँ पहुंचते हैं और फिर यहाँ के फिर ब्रिटिश ऑफिशियल से बात करते हैं, तो फिर अब तक ये चीज़ बहुत लोगों में चर्चा शुरू हो चुका था, ये चीज़ तेज़ी से फैल रहा था कि गांधी जी चंपारण आए हैं और वो
पेजेंट्स के सपोर्ट में आए हैं एंड ही इज लुकिंग टू द मैटर, ठीक है। तो ये ऑफिशियल्स तक भी पहुंच चुका था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑफिसर्स तक भी पहुंच चुका था। तो मोतीहारी में फिर वहाँ उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहाँ के ऑफिसर्स इनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, रादर ये इन्हें थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं कि वो इस जो मोमेंट इन्होंने रन करना शुरू किया था वो इससे पीछे हट जाए और वापस अपनी जगह पे चले जाए जहाँ से आए हैं। लेकिन बाय दिस टाइम गांधी जी ने बिल्कुल ठान ली थी कि वो इस इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, ये चंपारण में हुए इनजस्टिस का, जो फार्मर के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इसका हिसाब किताब लेंगे। फाइन। उसके बाद ये मोतीहारी से जब उन्हें ऑफेंड किया जाता है, मतलब जब उन्हें वापस भेज दिया जाता है थ्रेट करके, तो ये पहुंचते हैं। उसके बाद वो वहीं रुके हुए थे। उसके बाद ये सारा कुछ चल रहा होता है कि उन्हें न्यूज़ मिलती है कि पास में ही एक विलेज है जहाँ पे एक पीजेंट के साथ माल ट्रीटमेंट की गई है, लाइक ही वाज ट्रीटेड बैडली। तो वो जाते हैं, वो कहते हैं कि ही विल गो एंड मीट द पीजेंट, वो उससे मिलेंगे और वो देखेंगे इस मैटर को कि ये क्या मामला था। ही वॉज नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज ऑन द वे, वो एक एलिफेंट पे बैठते हैं एंड देन ही वॉज टेकिंग द राइड एंड ही वॉज ऑन द वे, वो अपने वे में, रास्ते में ही थे कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स आते हैं, कुछ सुपरिटेंडेंट। उसके बाद वो उन्हें रोक देते हैं आधी रास्ते में और फिर वो उन्हें बताते हैं कि वो आधी जर्नी नहीं कर सकते, उन्हें वहाँ से वापस जाना होगा। उसके बाद फिर वो दे केम अलॉन्ग विद अ कैरेज एंड देन दे टुक हिम टू हिज प्लेस, वो वापस गांधी जी को उनके जहाँ से वो आए थे, जिस जगह पे वो ठहरे हुए थे, उसी जगह लेकर चले जाते हैं। एंड देन देयर दे गिव हिम अ नोटिस, जो कि कोर्ट की तरफ से था और उसमें लिखा हुआ था कि वो इस मोमेंट को यहीं पे रोक दे, जो ये मूवमेंट ये रन कर रहे हैं, मोमेंट और मूवमेंट वॉट एवर यू से, तो इसको यहीं पे रोक दे और वापस चले जाएं। जिसके आंसर में, जिसके रिप्लाई में गांधी जी लिख कर देते हैं कि लाइक ही इज़ नॉट गोइंग टू ओबे दिस, वो इस चीज़ को डिसओबे कर रहे हैं और वो साइन करके रिटर्न कर देते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो इस चीज़ को डिसओबे कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर सिविल डिसोबीडियंस भी जो एक्ट, ये मोमेंट शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस का, वो एक्चुअली यहीं पर से शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल इस एक्ट में नहीं जा रहे हैं, हम अभी चंपारण के ही केस को पहले सॉल्व कर लें। तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि सिविल डिसोबीडियंस एक्ट भी यहीं से शुरू हुआ था। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंस में, इसके रिजल्ट में, जो उन्होंने ये रूल, ये लॉ ब्रेक किया ऑफ नॉट ओबेइंग द लॉ, ऑफ नॉट ओबेइंग द कोर्ट, तो इसके रिजल्ट में अगले ही दिन उन्हें एक और नोटिस आता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि ही विल हैव टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, उन्हें कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। एंड बाय दिस टाइम पूरे चंपारण में, आसपास के जगहों पे भी, विलेजेस में भी ये पूरी ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैल गई। और जब अगले दिन गांधी जी आए, वो जब ये नोटिस उन्हें मिलता है तो वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक टेलीग्राम भेजते हैं राजेंद्र प्रसाद को एंड आश्रम में भी वो कुछ इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वो हर जगह इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि इन केस उन्हें जेल होती है या कुछ भी, तो वो वहाँ के बड़े बड़े लॉयर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पे चंपारण आए, फॉरन आए, ओके, दे शुड कम अहेड। और बाय दिस टाइम उन्होंने जो भी वो अपनी तरफ से स्टेप ले सकते थे, उन्होंने रातों रात सारे स्टेप ले ली थी। अगले दिन जब वो कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट के बाहर एक ह्यूज क्राउड था, लाइक इट वॉज अ ह्यूज क्राउड एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए इम्पॉसिबल हो गया था इस क्राउड को हैंडल कर पाना। तो इवन टू कंट्रोल दिस मॉब, इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए उन्हें गांधी जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड दे ऑल वर लाइक, ये जो क्राउड था ये पूरा गांधी जी के सपोर्ट के लिए आया था। तो कोर्ट के सारे जज, लॉयर्स एंड ये सारे सुपरिटेंडेंट, पुलिस एंड एवरीवन ये देख करके बिल्कुल घबरा जाते हैं कि गांधी जी के साथ कितना बड़ा सपोर्ट खड़ा है। लाइक वो गांधी जी उन्हें एक तरह से बता देते हैं बातों ही बातों में कि अगर उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी गलत किया तो ये इंडियन जो यहाँ ये बाहर खड़े हैं, ये
ऐसा होने नहीं देंगे, ये फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ थ्रेट फॉर देम। बाहर का क्राउड देख करके जज ने भी इसको टालना चाहा, डिले करना चाहा कि ये केस थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, हम इसकी हियरिंग बाद में कर लेंगे। बट देन गांधी जी he denied, he said कि नहीं, केस तो आज ही सॉल्व होगा। एंड देन ही presented his words before the court कि बेसिकली उन्होंने लॉ, उनका कोई इंटेंशन नहीं था लॉ को डिसओबे करने का या लॉ ब्रेक करने का। उनका इंटेंशन सिर्फ ये था कि he wanted to fight for humanity, he wanted to fight for the people of Champaran, he wanted to fight for the injustice done towards these फार्मर। ओके, तो वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही पीसफुल मैनर में कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हैं। एंड देन 2 घंटे तक का ये सेशन चलता है। उसके बाद फिर वो बेल के बिना ही वो छूट जाते हैं। कोर्ट ने उनसे कहा बेल का अरेंजमेंट करने के लिए, बट देन अगेन ही डिनाइड, लेकिन फिर वो बेल के बिना ही छूट जाते हैं। लेकिन केस ओवर नहीं हुआ था, सिर्फ हियरिंग हुई थी। तो गांधी जी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि जब केस का मतलब इसका जब जजमेंट सामने आएगा और इन केस उन्हें जेल होती है, तो वो बाय दैट टाइम राजेंद्र प्रसाद और बाकी बहुत से बड़े बड़े लॉयर्स वहाँ पे आ चुके थे। तो आपस में बैठ के ये लोग डिस्कस करते हैं कि इन केस उन्हें जेल होती है तो ये लोग आगे आएंगे चंपारण के लोगों के लिए या नहीं, चंपारण के फार्मर्स के लिए या नहीं। एंड जब राजेंद्र प्रसाद ये सुनते हैं कि गांधी जी, जो कि यहाँ के हैं भी नहीं, चंपारण के या इस जगह के, बिहार के, वो जब यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के फार्मर्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो ये लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, ये भी उनके साथ जेल जाएंगे। तो ये सारा कुछ डिसाइड होता है एंड काफ़ी टाइम तक ये केस चलता है और फिर फाइनली इसका रिजल्ट जजमेंट आता है और गांधी जी को जेल नहीं होती है। एंड देन उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो इस इशू को सॉल्व करते रहते हैं, इस चंपारण के इशू को सॉल्व करते रहते हैं। एंड फाइनली अ डे केम कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ बैठ करके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक डील पक्की करते हैं और उस डील के तहत ये तय होता है कि ये जो सारा था लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ये कैंसिल होगा और ये जो अब तक एक्सप्लॉइट हो रहे थे फार्मर, तो ये ऑफिसर्स या ये लैंडलॉर्ड उन्हें एज अ कंपनसेशन, पहले गांधी जी 50% डिमांड करते हैं, लेकिन देन द ऑफिसर्स दे सेड कि 50% बहुत ज़्यादा होगा, ये इतना कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे। एंड देन बोथ द पार्टीज दे अग्रीड टू 25%। तो फाइनली गांधी जी एक चंपारण का पूरा केस जीत जाते हैं, ही वन द केस। ओके, एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि ये लैंडलॉर्ड 25% कंपनसेशन, जो अमाउंट उन कुछ फार्मर्स से जो वो ऑलरेडी ले चुके थे और जिनसे नहीं भी लिया था, वो 25% उसे एज अ कंपनसेशन पे करेंगे। तो ये था पूरा चंपारण का केस जो गांधी जी अपने विल पावर से, डिटर्मिनेशन से जीतते हैं, डट कर लड़ते हैं। और फिर आपको मैंने आज स्टोरी का थीम नहीं बताया, तो अब आप मुझे बताइए कि ये स्टोरी का थीम क्या होना चाहिए, कि व्हाट शुड बी द थीम ऑफ दिस स्टोरी। तो शुरू से लेके एंड तक ये जो पूरी स्टोरी है, इसमें स्टोरी का थीम यही है कि वन शुड बी सेल्फ रिलायंट। वो यही समझाते हैं, गांधी जी यही समझाते हैं पीजेंट्स को कि आपको अपने डर से बाहर आना होगा, अपने खिलाफ हुए इनजस्टिस के खिलाफ खुद आवाज़ उठानी होगी, आपको खुद सेल्फ रिलायंट बनना होगा। ठीक है, तो ये इसका मेन थीम है। और इस चीज़ को मैं अभी, ये स्टोरी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, लास्ट का कुछ और भी रह गया जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। सेल्फ रिलायंट और सेल्फ रिलायंस यू कैन से। तो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। तो जब चंपारण का केस ये जीत जाते हैं, तो ये चंपारण की जगह, इस जगह को देखते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। वो वहाँ पे 6 प्राइमरी स्कूल्स बनाते हैं। इवन कस्तूरबाई वो भी इस जगह पे आती हैं और फिर वो वहाँ की औरतों से मिलती हैं, उन्हें अच्छा प्रॉपर हाइजीनिक वे बताती हैं, हाइजीन सिखाती हैं। एंड देन इन दिस वे दे डेवलप दिस प्लेस। वो काफ़ी रिफॉर्मेशन लेकर आते हैं इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद एक फ्रेंड था गांधी जी का, एंड ही वॉज एन इंग्लिश मैन। ओके, ही केम टू मीट गांधी जी। उसके बाद जो बाकी के वहाँ के लोग थे वो गांधी जी को सजेस्ट करते हैं कि ये जो बंदा है, ही इज़ अ लॉयर एंड आप उसका नाम अपने टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो क्यों ना इसे हम अपनी साइड कर लें
ताकि इंग्लिश मैन से जब हमारी आगे कभी भी कोर्ट में ऐसी कोई बात होगी, हमारा कोई भी केस होगा, तो ही विल फाइट फ्रॉम आवर साइड। और गांधी जी इस चीज़ से मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं। एंड देन ही सेज कि हमें अपनी बात रखने के लिए, जब हमारा कॉज सही है, हम सही हैं, हमारी चीज़ें सही हैं, तो हमें अपनी बात रखने के लिए, अपनी जंग जीतने के लिए किसी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं है। वो अगर किसी बाहर किसी इंग्लिश मैन को, किसी इंग्लिश ऑफिसर को अपने साथ रखेंगे टू फाइट फ्रॉम ऑल दीज ब्रिटिशर्स, तो मैसेज तो यही जाएगा कि हमें जीतने के लिए, फाइट करने के लिए भी उनकी ज़रूरत पड़ी थी। एंड देन ही डिनाइड एंड ही सेड कि खुद में आत्मविश्वास लाओ, खुद सेल्फ रिलायंट बनो और अपने कॉज के लिए लड़ो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा, इंडिगो, व्हाई द नेम ऑफ द लेसन इज इंडिगो, एंड दिस इज एन ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, एंड दिस बुक वाज रिटन बाय लुइस फिशर। ओके, so in case student there is any doubt, please let me know in the comment section and I'll try to help you out there. Okay, thanks for watching our channel. Thank you so much.